हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि प्यारे बच्चों आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो अब स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरा एक उद्देश्य है। मैंने एक मुहिम चलाई है, वो क्या कि प्यारे बच्चों आपकी बार CUET PG में हिंदी विषय में आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त करें। तो आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों में आप लोगों से चर्चा करूंगा सिलेबस के बारे में कि CUET PG हिंदी का सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, कितना ड्यूरेशन हमें मिलेगा एग्जाम में, कितनी शिफ्ट में होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी हमारी, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसमें टोटल कितने सवाल होंगे और हमें कितने लाने हैं कि जिससे कि हमें टॉप में रह सके और हमें एक टॉप यूनिवर्सिटी मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि आपको DU मिले, आप चाहते हैं आपको JNU मिले या BHU मिले, तो इसी प्रकार से जिसका भी जो भी उद्देश्य है या अपने स्टेट में कोई टॉप यूनिवर्सिटी है वो प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग, तो इस सेशन को देखें। और मैं वैसे आप लोगों को मिलता ही रहता हूं CUET UG पे, वहां भी देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं पढ़ाता। मेरा उद्देश्य है कि आपकी बार CUET में ना 100% मार्क्स प्राप्त करें आप PG हिंदी के अंतर्गत। क्या अब आप सोच रहे होंगे क्या सर हिंदी विषय में 100% मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं? बेटा आज पहली बार और लास्ट बार कह रहा हूं, इस पहली क्लास में मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं जितना पढ़ाऊंगा ना उसी में से आपके जो 75 सवाल आने वाले हैं वो सारे के सारे जो के तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बाई चांस गलती से यदि कोई सवाल रह भी जाता है तो ये मानना फिर आप ही का नहीं, मतलब फिर किसी का भी सही नहीं हो रहा वो सवाल, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। मेरा नाम है प्यारे बच्चों राजेंद्र सर। तो उम्मीद करूंगा आप मेरी बातें अच्छे से समझेंगे और आज थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पहचानने की कोशिश भी करना कि कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं। और फिर भी ज़्यादा कुछ देखना हो तो CUET UG पर जाकर के कोई भी क्लास हिंदी साहित्य का इतिहास डाल देना कि हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य बाय राजेंद्र सर, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं। और वैसे हम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे CUET PG यूट्यूब चैनल पर भी। तो चले हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखो प्यारे बच्चों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में वो CUET PG के लिए हिंदी विषय के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तो सिलेबस के बारे में, एक स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होगी एग्जाम की, एग्जाम कितनी शिफ्ट में होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी हमारी, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि आपका जो पेपर होगा वह होगा, उस पेपर में टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। कितने होंगे प्यारे बच्चों? टोटल होंगे 100 क्वेश्चन होंगे आपके वहां एग्जाम में, जिसमें से आपका जो पेपर होगा वह 2 पार्टों में डिवाइड होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में 25 सवाल होंगे और पार्ट B में 75 सवाल होंगे। ये सब्जेक्ट के होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे आज हिंदी की बात करें तो हिंदी के संबंधित सवाल होंगे, क्या सिलेबस होगा बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे। और ये जो 25 सवाल हैं इसमें आप लोगों का हिंदी इंग्लिश गद्यांश पद्यांश आएगा, रीजनिंग मैथ्स वगैरह ये सब आएंगे 25 सवालों के अंतर्गत। देखो एक बार हम लोग पढ़ करके भी देख लेते हैं। अभी बताया मैंने कि जो आपका पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी? 100 होगी बेटा, 100 होंगे। सभी क्वेश्चंस करना तो कंपलसरी है ही आप लोगों को। यहाँ कोई आप लोगों को ऐसे नहीं दिया जा रहा है कि CUET UG के लिए कि 50 सवाल आएंगे हिंदी, 50 में कोई भी 40 करने, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप लोग मास्टर डिग्री करने जा रहे हो। यानी कि वो डिग्री जिससे आप लोग MA कर लेते, जिससे आप लोग PG करते हैं, उस विषय का नॉलेज आपको 0 से लेके ऊपर जितना प्राप्त कर सको ना, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका 2 पार्टों में डिवाइड होगा, पार्ट A और पार्ट B में होगा। पार्ट A जो होगा आपका उसमें 25 सवाल होंगे और किससे संबंधित होंगे? लैंग्वेज कंपैरिजन होगा, वर्बल एबिलिटी होगी, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, ध्यान रखना।
जनरल अवेयरनेस होगा आप लोगों का, मैथमेटिकल्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिसिस एनालिटिकल स्किल्स होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 25 सवाल होंगे इसका तो बैच ऑलरेडी पहले से ही CUET PG यूट्यूब चैनल पर चला हुआ है, आप लोग वहां से पेड बैच परचेज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने सब्जेक्ट की। अब जो सब्जेक्ट बेस्ड सवाल होंगे पार्ट बी में वो 75 होंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, यानी कि जिसको जितना अच्छा नॉलेज होगा 0 लेवल से हाई लेवल तक का, वही यहाँ पर 75 में से 75 सवाल करेगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग 75 में से 75 सवाल करें। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आप लोगों को दिखाई देगा कि हाँ वास्तु में यार सर दिला सकते हैं। या आप वैसे भी यूजी पे जाकर के आप लोग किसी भी बच्चा, यदि कोई भी बच्चा आपके आसपास है CUET यूजी का, आप उससे पूछ सकते हैं कि कैसा सर हमारे पढ़ाते हैं हिंदी। वो ये कहेंगे यार धांसू पढ़ाते हैं। ये आप ये मत कहना कि सर मजाक कर रहे हैं। यार जिनको पढ़ाते हो कम से कम 13-13 12-12 साल हो गए हो क्या वो, यानी कि आप तो बस ज्यादा नहीं, जो मैं विश्वास दिला रहा हूं उस विश्वास पर आप लोगों को मैं खड़ा उतरूंगा। और लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप लोगों को भी याद करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप याद नहीं करेंगे फिर 75 आ जाएंगे। फिर ऐसा तो कोई चीज है नहीं कि आपको ऐसी दवाई है नहीं कि कोट करके फिर पिला दी जाए। ठीक है बेटा। अब देखो सिलेबस क्या होगा हमारा। अब जो है पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। यानी कि जो हिंदी साहित्य के 900 वर्ष थे उसको किस किस विद्वान ने कितने कितने कालखंडों में बांटा और उन कालखंडों का क्या क्या नाम दिया। भाई रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वमान्य मत है, उन्होंने कितने भागों में बांटा, उन्होंने क्या क्या नाम दिया, उन्होंने समय सीमा क्या बताई, उन्होंने नामकरण कौन कौन सा किया। ऐसे डॉक्टर नंगेंद्र जी का हमें ध्यान रखना है, ऐसे हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऐसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, ऐसे हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन सभी का काल विभाजन और नामकरण हमें याद करना होगा। फिर नंबर 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक का हमें तैयार करना है। भी आदिकाल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य में। ऐसे भक्ति काल चलेगा फिर हमारा, ऐसे ही हमारा फिर रीति काल चलेगा, ऐसे ही हमारा आधुनिक काल चलेगा। और आधुनिक काल को डॉक्टर नंगेंद्र जी ने बहुत सारे भागों में बांट दिया। भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नवलेखन हो गया। इन सभी का नाम याद करना, इन सभी की समय सीमा याद करनी है। और इस समय में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, किस किस रचनाकार ने कौन कौन सी लिखी, और उन कालखंडों का आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इनकी प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम लोगों को याद करना होगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो हिंदू की रचना कौन कौन सी है? आपको याद होना चाहिए। बताइए पाहुरा दोहा किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, हिंदी की पहली रचना कौन सी है, हिंदी का पहला कवि कौन सा है, हिंदी की पहली गद्य रचना कौन सी है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी, हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। ये सब कुछ हमें इसके अंतर्गत याद करना होगा। इसमें तो केवल ये तो छोटा सा पार्ट हो गया काल विभाजन, यानी कि ज्यादा नहीं, 6-7 विद्वानों का काल विभाजन और 15 से 20 विद्वानों का नामकरण याद करना, बस काफी है और कुछ नहीं करना इसमें हमें। लेकिन हाँ, ये पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक का। फिर है हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं और लेखक, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया। ये सब हमें याद करना होगा। जैसे बताइए सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा, बताइए अंधायुग गीति नाट्य किसने लिखा, बताइए सुनीता उपन्यास किसका है, बताइए त्यागपत्र किसका है, बताइए रंगभूमि कब लिखा गया, किसने लिखा, कर्मभूमि, रंगभूमि किसने लिखा, निर्मला, कायाकल्प किसने लिखा, गोदान सबसे अच्छा उपन्यास जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य हरिओ जी द्वारा लिखा हुआ प्रिय प्रवास। ये सब हम लोगों को यहाँ पे इन नंबर 3 पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नंबर 1, नंबर 2 आलोचनाएं हमें भी पढ़नी है। फिर आया प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि प्रयोजन कारण, ये भी आपकी कामकाज भाषा कौन सी है,
आपकी लोक भाषा कौन सी है जिसके लिए आप लोग हिंदी के लिए प्रयोग करते, प्रयोजन, कारण, उस भाषा के कौन कौन से रूप हैं, वो सब हम लोगों को यहाँ देखना है। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 2 दिन, 1 दिन में हो जाएगा। यदि आप 3 घंटे पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ हमें टाइम देना है, यहाँ हमें टाइम देना है। फिर है जनसंचार माध्यमों में हिंदी, समाचार पत्र हिंदी, विज्ञापन हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी। यानी कि जनसंचार माध्यमों में जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, रेडियो से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं, टीवी से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, समाचार पत्रों से क्या क्या लाभ है, विज्ञापन क्या होता है, ये सभी को हम लोगों को पढ़ना होगा। भारतीय काव्य शास्त्र में केवल 4 ही टॉपिक आपको दिया हुआ है। शब्द शक्ति हो गया, काव्य हेतु हो गया, काव्य लक्षण हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं, लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक हैं। ऐसे टॉपिक हैं, शब्द शक्ति को यदि मैं छोड़ दूं तो आप लोग बिना समझे भी तीनों टॉपिकों से, हेतु, प्रयोजन, लक्षण से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा पार्ट है हमारा हिंदी व्याकरण का भी, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। यानी कि ऐसा सिलेबस है कि हम लोग यदि जितना मैं पढ़ाऊं उतना भी पढ़ लेंगे ना तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। साहित्य को भी हम लोग कहानी के रूप में पढ़ेंगे, व्याकरण तो पढ़ ही लेंगे, साहित्य को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कंप्लीट साहित्य, एक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है ये सब कुछ। ये तो इन्होंने अलग से डिवाइड कर दिया है कि काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य की इतिहास, जिसमें आदिकाल से आधुनिक काल तक की प्रमुख रचनाएं, रचनाकार, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं, विभिन्न गतिविधियां, उपन्यास, नाटक, कहानी, इनको ये तो अलग अलग डिवाइड कर दिया। यदि पूरा का पूरा मैं यहां से लेकर के, है ना, मैं यहां तक बात करूं, ये पूरा का पूरा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसा ही हुआ या ऐसा ही हुआ होगा। इति धन है धन आज से बना हुआ है। तो यह है सब हमें उंगलियों पे, पहली बात तो ऐसे सिलेबस याद होना चाहिए आप लोगों का। यदि आप लोग 75 में 75 सवाल करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण है पहला टॉपिक। दूसरा कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का, जिसमें रचनाकार, रचनाएं और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। तीसरा क्या है, विभिन्न गतिविधियां, उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, ये किस किस कवि ने कौन कौन से लिखे, उनका नाम, और कौन सी रचना किस लेखक ने लिखी। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। फिर जनसंचार माध्यम दे दिया, जिसमें समाचार पत्र, विज्ञापन, हिंदी, रेडियो, टेलीविजन दिया हुआ है। फिर हमारा एक आ जाता छोटा सा टॉपिक, है तो बहुत बड़े लेकिन छोटा सा ही हो गया, जब 4 टॉपिक दिए काव्य शास्त्र में से। क्या आप मुझे बता सकते हैं काव्य शास्त्र नाम कब पड़ा? उससे पहले तो इसके बहुत सारे नाम थे, तो उसमें मात्र 4 टॉपिक दिया, शब्द शक्ति, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, मात्र 4 टॉपिक हैं, जिसमें 100% एक भी नंबर नहीं कटने का। और यहां तो व्याकरण में तो संधि, समास, काल, वाक्य, यदि आपने बीए कर लिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में है वर्तमान में, तो ये तो उंगलियों पे होना चाहिए वैसे भी। और मैं तो ये मानता हूँ ये सब आपके वहां है, ये तो ये उंगलियों पे होना चाहिए, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिला, पढ़ाने वाला सही ढंग से कोई नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। मार्च के अंत तक जब तक एग्जाम होगा उससे पहले तो हम लोग 2-3 बार हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप सवाल मैंने अभी अभी बताया, आप लोगों को टोटल कितने सवाल होंगे? टोटल सवाल होंगे 100 में से 25 माइनस कर दो, जो पार्ट ए है, बच गए 75। अब एक सवाल यदि आप लोग सही करते हैं तो आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। कितने? मार्किंग स्कीम क्या है हमारी, हमें 4 नंबर प्राप्त होंगे एक सवाल सही करेंगे तो हम लोग। और यदि गलती से एक रोंग कर दिया, एक गलत सवाल कर दिया, तो -1 नंबर कट जाएगा। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। एक सवाल सही हुआ तो 4 नंबर, एक सवाल गलत हुआ तो -1 नंबर चला जाएगा। मतलब क्या है, यदि मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो कुल कितने हो गए? 300 मार्क्स। 300 में से 300 हमें प्राप्त करना है। एक भी नंबर आपको यहां लिखना नहीं है, आपके यहाँ ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आपको टिक करना है कि बताइए, मैं पूछूं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसने लिखा? हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ किसने लिखा?
मिश्र बंधुओं कितने थे, कौन कौन से थे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सिद्ध साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है। नाथ साहित्य कहां से उत्पन्न हुए, सिद्ध साहित्य कहां से आए, प्रथम सिद्ध किसे कहा जाता है, प्रथम जैनी कवि कौन है, इन अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन, अपभ्रंश का पुष्यदंत कौन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। ये सब चीजें हमें याद करना होगा, तब हमें 300 में 300 नंबर प्राप्त होंगे बेटा जी। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे, अब गलती से एक सवाल गलत हो गया, गलती से तो 1 नंबर तो वो गया, एक सवाल गलत हो गया तो 4 भी तो गए ना, सही होते तो 4 नंबर मिलते, 1 वो और 4 वो, कितने हो गए 5। अब 5 नंबर चले गए तो मतलब कितने हो गए 295। अब मैं एक चीज कहता हूं आप लोगों से, यहां तो आप लोग जितना भी सही करो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे मेरे से, यदि आप लोग 75 में से 75 सही करते हैं, यदि आपके यहां 10 भी सही होते हैं, मात्र 10 भी सही होते हैं, और यहां 75 में से 75 आप लोग करते हैं, मैं वादा दिलाता हूं आप लोगों को, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है यार। आप बच्चे नहीं हो जो आपको बहला लिया जाए, फुसला दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैटर मिलेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, एक एक चीज को, एक एक शब्द को, एक एक रचना को, एक एक मतलब क्या है, जो भी कुछ है ना उसे हम लोग अच्छे से याद करेंगे। याद करने का तरीका बताऊंगा, इन रचनाओं को कैसे याद करें। मैंने कहा कि बताइए रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों को कैसे याद करेंगे, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं कैसे याद करेंगे, विठलनाथ के 4 शिष्य हैं कैसे याद करेंगे, मिलकर के अष्टछाप बन जाता है। तो वो सब चीजें हम लोगों को अच्छे से याद करनी। अब यहां पर आप लोग यदि 10 भी सवाल सही करते हैं ना, तो भी मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटी, चाहे DU हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU, कोई सा भी आप लोग जो टॉप लेना चाहते हैं वो मैं आपको दिलाऊंगा। लेकिन जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों को याद करना, उतना साथ आप लोगों को मेरा देना होगा। तो क्या हो गया, 75 सवाल होंगे सब्जेक्ट बेस के, एक सवाल सही होगा 4 नंबर मिलेंगे, एक सवाल गलत हो जाएगा तो -1 हो। गलत तो हमें करना ही नहीं है, चाहे आप 75 में से, चाहे 75 में से मान लो आपने 70 भी किए, सही करना है, गलत नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है। अब देखिए ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि मैं कह दूं 2 आवर्स का पेपर होगा आप लोगों का, यानी कि 100 सवाल में आपको 120 मिनट मिल रही है। और हिंदी के सवाल तो ऐसे होंगे, आप मैक्सिमम बता रहा हूं, आप 1 घंटे में 75 सवालों को 1 घंटे में आराम से कर लोगे। 1 घंटे में जो आ गए तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए, बस ठीक है। तुक्का मत लगाना हिंदी में कभी भी। हाँ, व्याकरण फिर भी आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कर डालेंगे, लेकिन साहित्य में यदि याद नहीं है तो याद रहे ही नहीं, उसमें तुक्का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। फिर बाद में निंजा ट्रिक्स में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें तो मैं बता चुका हूं, 100 सवाल होंगे, 400 हिंदी सब्जेक्ट की बेस की बात करूं तो सब्जेक्ट होगा हमारा 300। यदि पार्ट ए को मिला दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 नंबर का होगा। ठीक है। तो 120 मिनट में हमें टोटल कितने सवाल करने हैं, 100 करने हैं बेटा। ठीक है। जिसमें 75 सवाल सब्जेक्ट के होंगे और 25 सवाल पार्ट ए, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी होता है आप लोगों का XYZ। ठीक है। अब आपका जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। कितनी शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट होगी आपकी 10 से 12, एक होगी आपकी 3 से 5। अब ये कोई जरूरी नहीं है बताना, लेकिन फिर भी आपको बता दूं यार, एक दिन में कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे, एक 10 से 12 होगा, एक 3 से 5 होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी की, कि सर जी हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि हम लोग हिंदी में 300 में से 300 नंबर प्राप्त कर सकें। सुनो, एक तो आपकी YouTube पर, हाँ YouTube पर एक तो रोजाना डेली एक क्लास होगी लाइव। ठीक है, रोजाना अटेंड करना है, रोजाना नोट्स बनाना है। PDF आपको मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कहां से मिलेगी कहां से नहीं। PDF मिलते ही नोट्स बना लेना है आप लोगों का, या जैसे मैं पढ़ाऊं स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट का समय मैं दे दूंगा आप लोगों को, उसके बाद जैसे क्लास एंड हो नोट्स बना लेना। इसके साथ साथ आप लोगों को पेड बैच भी ज्वाइन करना होगा। बिना पेड के तुम सोचो कि हम लोग YouTube पर ऐसा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादा रुपए का नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं सर से बोल दूंगा तो कम हो जाएगा, डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। लेकिन वो डिस्काउंट कैसे प्राप्त होगा आप लोगों को, वो होगा इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं ना आप लोग,
तब वो डिस्काउंट मिलेगा Y551। वो मैं बता दूंगा जब जिस दिन भी मैं अभी नहीं किया लॉन्च, पेड बैच अभी नहीं है। पहले तो आप लोग लाइव देखो यूट्यूब पर, आप अपने सवाल पुटअप करो, कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं, क्या पता आपको समझ भी नहीं आ रहा, पेड में आ जाओ आप लोग, फिर क्या होगा भाई, पैसे चले गए। और ऐसा हो नहीं सकता। आपको एक एक चीज आपने कभी भी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में नहीं पढ़ा होगा, इस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रटवा डालूंगा मैं आप लोगों को। ये तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बाद की बात देखना है कि आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो फिर भी आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर हमें सीयूटी पीजी की है ना और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगी, तो वो ध्यान से सुनना। देखो कैसे, ऐसे हम गूगल ओपन करेंगे, ऐसे गूगल ओपन कर लिया, ये लो भी कर लिया गुरुजी, कर लिया, एक मिनट, ऐसे ओपन कर लिया। यहां लिखना है CUET PG, क्या लिखना है, CUET, क्या बात है, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखना है, CUET PG लिख लिया। यहां चले जाना डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो NTA कहां आ रहा है, NTA वापस से 2024 हटाओ, एंटर मार देना, ठीक है। NTA आगे डायरेक्ट CUET PG लिखना, 2024-23 मत लिखना कुछ भी, यहां चले जाना है, ठीक है। आपके पास ये सामने साइट आ जाएगी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सिलेबस देखना है किसी भी विषय का, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रत्येक सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, लैंग्वेज का क्या होगा, ह्यूमैनिटीज क्या होगा, कॉमन क्या होगा, आचार्य क्या होगा, एमटेक का क्या होगा, साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए सर CUET PG की, तो यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन जाना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे चले जाना, आपके पास यहाँ पे ये PDF मिलेगी, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना, डाउनलोड करो तो यहाँ से कर लेना, या डायरेक्ट देखना चाहो तो यहाँ से देख लीजिएगा। आ गई आपके सामने 827 पेज की है, और इसमें ज़्यादा वही चीज़ें हैं जो मैक्सिमम आपके काम की हैं, वो चीज़ें आपको इसमें देखनी है। ये प्रत्येक चैप्टर वाइज, जैसे आप लोगों को कोई भी बुक होती है ना कि पहला चैप्टर किसका है, किस लेखक का है, उसकी कौन सी चैप्टर कौन सी रचना दी हुई है, ऐसे प्रत्येक के बारे में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर और क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन स्कीम कैसे होना चाहिए, रूल ऑफ NTA क्या है, ये सब है। लेकिन बेटा आप लोग कितना पढ़ोगे, आप लोग आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि टोटल 827 पेज हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल F डालना, फाइंड करना, यहाँ पे लिखना हिंदी विषय, हिंदी, एंटर जैसे मारेंगे तो हिंदी जहां जहां आता है वहां वहां आपको हिंदी दिखाई दे देगा। आप यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं कौन कौन सी, देखो हिंदी जहां जहां आ रहा है ना, वहां पर आप लोग ये सब दिखाई दे देगा, एंटर करते जाना ऐसे है, और आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाना, हिंदी जहां जहां आ रहा है, इसे देखो आ रहा है ना, हिंदी जहां जहां आएगा वहां पर आप लोगों को ये टिक करता हुआ चला जाए। आप किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, किसी भी शब्द को, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन था, जिसमें आप लोगों को क्या क्या सिलेबस, स्ट्रेटजी, मार्किंग स्कीम क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ये सब मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कल से हमारी रेगुलर क्लासें होंगी, टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग ये सब आप लोगों को पता चलेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए आप लोगों को एक चैनल है हमारा CUET PG अड्डा 24/7, अड्डा 24/7, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। हाँ, ये था अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, और कल से क्लास स्टार्ट होगी, क्लास भी आप लोगों को मिली जाएगी, तो आप लोग देख भी सकते हैं कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।